हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, जैसा कि आप अर्हता रखते हैं, जिस तरह की आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, उसी अनुरूप आपके पास करियर के विकल्प उपलब्ध होते हैं। यदि आपके पास एसएससी जीएसटी की अर्हता है, उसकी एलिजिबिलिटी है, तब आपके पास कई तरह के विकल्प हैं। सिर्फ आपके पास एसएससी जीएसटी का ही एक विकल्प हाथ में नहीं रहता है, आपके पास अन्य तरह के एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए भी योग्यता रहती है। आप डीआरडीओ जेटीओ के लिए जाइए, आप केवीएस जेटीओ के लिए जाइए, आप एनवीएस जेटीओ के लिए जाइए, आप इसरो जेटीओ के लिए जाइए, आप हाई कोर्ट में जो जीएसटी की जो वैकेंसीज आती है उस एग्ज़ाम के लिए आप जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, आप यदि थोड़ा सा और भी चुनौती का सामना आप कर सकते हैं, तब आप पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर एग्ज़ाम के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि ये एग्ज़ाम तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है, लेकिन स्टैंडर्ड या चुनौती से भरा हुआ कोई भी एग्ज़ाम्स आप लोग नहीं झेलेंगे, आप लोग यदि उसका सामना नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। आप लोग इस तरह के इंटरप्रेटर एग्ज़ाम्स जो ली जाती है राज्यसभा या लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब आप लोगों को इस तरह के भी एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए। हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में इसी इंटरप्रेटर एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में जानेंगे और कैसे आप इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि फ्रेंड, जितना ज़्यादा आपके पास करियर के विकल्प होंगे, उतना ज़्यादा आपके पास चांस बनेंगे कि आप कोई ना कोई जॉब के लिए, कोई ना कोई पोस्ट के लिए आप अंतिम रूप से चयनित हो सके। और क्या है कि यदि आप ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जो उससे नीचे वाले जो स्टैंडर्ड के है, जो जिसमें कि कम सिलेबस थोड़ा छोटा है, उस एग्ज़ाम के लिए तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही स्टैंडर्ड आपकी तैयारी होनी चाहिए। और इस तरह से आप उसके नीचे जितने भी स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें आपका फाइनल रूप से चयन तो होगा ही होगा। फ्रेंड, चलते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि इंटरप्रेटर का एग्ज़ाम्स होता क्या है, वो भी पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर एग्ज़ाम्स किस तरह के होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि इंटरप्रेटर होता कौन है। ठीक है, और इंटरप्रेटर और अनुवादक में क्या अंतर है। दोनों में एक कहा जाए तो आधारभूत जो अंतर है वह है कि अनुवादक जो होता है वह अनुवाद स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में लिखित चीज़ों का करता है, अर्थात लिखित रूप से जो अनुवाद करता है उसे ही हम लोग अनुवादक कहते हैं। इंटरप्रेटर भी एक तरह का अनुवादक ही होता है, उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में दुभाषिया, लेकिन अंतर होता है। वो जो अनुवाद करता है, दरअसल वो वर्ड फॉर वर्ड, शब्द प्रति शब्द वो अनुवाद नहीं करता है। वो दरअसल क्या करता है कि वह मौखिक रूप से बोले गए जो कंटेंट है, बोले गए जो बात है या भाषण है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जो मौखिक रूप से बोला गया है, उसका वह इंटरप्रिटेशन देता है, उसको वह सहज भाषा में प्रस्तुत करता है, वो भी लक्ष्य भाषा में। मान लिया जाए कि पार्लियामेंट में, संसद में कोई भी मंत्री कोई स्कीम के बारे में वो पढ़ रहा है या अपने एक क्षेत्र विशेष भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में वह कोई भाषण दे रहा है, तो वो दुभाषिया अर्थात इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि वो जो जिस भाषा में वो जो बोल रहे हैं उनकी भाषा का वह अनुवाद करेगा, वो उसकी उनकी भाषा का की व्याख्या वह लक्ष्य भाषा में करेगा। ठीक है, अर्थात यदि वो हिंदी में बोल रहा है तो वो अंग्रेजी में वह उसको इंटरप्रेट करेगा, वह उस भाषा में उसका रूपांतरण करेगा। और किस तरह के उनके पास गुण होना चाहिए, वो दुभाषी के पास, उस इंटरप्रेटर के पास किस तरह के गुण होना चाहिए, यह कई तरह के मापदंडों पर आधारित है। हम लोग मापदंडों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जो भी इस तरह के पार्लियामेंट्री जो इंटरप्रेटर एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, उनके लिए कुछ विशेष तरह के मापदंड रखे गए हैं और कुछ विशेष तरह के चरण भी रखे हुए हैं, परीक्षा के चरण रखे हुए हैं, और उन सभी तरह के चरणों में उनको चयनित होने की आवश्यकता है। हम लोग जानते हैं एक एक करके कि किस तरह से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले इस एग्ज़ाम
कि अर्हता की यदि बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि इस एग्ज़ाम के लिए अर्हता वही है जो कि एसएससी जीएसटी के लिए है। ठीक है, इसलिए जितने भी एसएससी जीएसटी के कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी तरह के कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, अर्थात वो पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो होता है वो किस तरह का होता है, किस तरह का इसमें प्रारूप होता है परीक्षा का। फ्रेंड, जो प्रारूप होता है इस परीक्षा का, इसमें 4 चरण होते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है, लेकिन देखिएगा कि मैं थोड़ा सा एसएससी जीएसटी को भी लेकर के यदि चलूँ तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या आप एसएससी जीएसटी के जो एक कैंडिडेट है, क्या वह आप इंटरप्रेटर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिएगा कि एसएससी जीएसटी में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें 2 ही तरह के पेपर है। पहला पेपर जो होता है पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ आधारित होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होता है, जिसमें कि 100 अंक के वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रश्न होते हैं और 100 अंक के वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी के प्रश्न पत्र होते हैं। और इन दोनों ही पेपर में आपको अच्छा करना होता है, ये कोई क्वालिफाइंग पेपर होता नहीं है। ठीक है, यदि आप इस परीक्षा में चयनित होते हैं तब आप दूसरी परीक्षा के लिए जाते हैं, दूसरे चरण की परीक्षा के लिए आप जाते हैं। दूसरे चरण वाली परीक्षा में क्या होता है, वो विवरणात्मक होता है, वह डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है और उसमें वो भी आपके 200 अंक के होते हैं। उसमें हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन और अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन का पैसेज रहता है और ये 100 अंक के होते हैं। इसके बाद फिर हिंदी निबंध और अंग्रेजी निबंध इसके लिए होते हैं और उसके लिए 100 अंक निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से 200 अंकों के होते हैं और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें चरण जो है एसएससी जीएसटी की परीक्षा में वह 2 ही चरण होते हैं, इसमें कोई साक्षात्कार नहीं होता है। लेकिन यदि हम लोग लोकसभा इंटरप्रेटर एग्ज़ाम या राज्यसभा इंटरप्रेटर एग्ज़ाम की यदि बात करते हैं तो इसमें 4 चरण होते हैं। हम लोग लोकसभा इंटरप्रेटर एग्ज़ाम की ही बात करते हैं क्योंकि इसी की अभी वैकेंसी आई हुई थी जो कि 3 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी। 3 अप्रैल 2023 को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हुआ और यह 4 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन, इसका एप्लीकेशन को प्राप्त करने की तिथि थी, अंतिम तिथि थी। अब इसकी पहले चरण की परीक्षा स्थानीय भाषा वाले लोगों के लिए हो चुकी है और लेकिन हिंदी अंग्रेजी इंटरप्रेटर्स के लिए अभी परीक्षा होनी है। जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए भरे हैं उनको ज़रूर सुनना चाहिए शुरू से लेकर के अंत तक इस व्याख्यान को, और जो नहीं भरे हैं उनको भी इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा का प्रारूप क्या है। सबसे पहला जो चरण है वह कहलाता है वक्तृत्व की परीक्षा, अर्थात ओरेशन टेस्ट। ये जो वक्तृत्व की परीक्षा या ओरेशन टेस्ट होता है यह किस तरह का होता है हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे, लेकिन इतना हम लोग अभी जान ले। पहले 4 चरणों के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे। पहला जो आपका चरण है ओरेशन टेस्ट। ओरेशन टेस्ट अर्थात क्या होता है, यह व्याख्यान की परीक्षा होती है। जिस तरह से मैं अभी खड़ा हूँ उसी तरह से आपको खड़ा होने की आवश्यकता है, वहाँ पर खड़ा होना होता है और आपको एक विशेष शीर्षक चुनने होते हैं। 7 शीर्षक आपको दिए जाते हैं, 7 शीर्षकों में एक शीर्षक आपको चुनने हैं। हिंदी और अंग्रेजी में आपको एक एक शीर्षक चुनना है। 14 शीर्षक इस तरह से मिला जुला करके हो जाता है, उसमें से एक शीर्षक का आप अपनी इच्छा अनुसार चुनिए और उसी पर आपको वक्तृत्व देने की ज़रूरत होती है, आपको उसी पर ओरेशन देने होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो चरण हो उसमें यदि आप चयनित हो जाते हैं तो फिर आपको दूसरे चरण के लिए कॉल किया जाता है। लगभग 2 महीने के करीब गैप होता है और उस 2 महीने में आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है यदि आपका चयन दूसरे चरण के लिए होता है तो। और उस लिखित परीक्षा में क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न आपको मिलते हैं और फिर आपको विवरणात्मक प्रश्न भी मिलते हैं। दोनों तरह के प्रश्नों का आपको उत्तर देने होते हैं। और जो तीसरा जो चरण होता है वह होता है साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट, अर्थात तत्क्षण आपको दुभाषीय का काम करना है।
कोई वीडियो क्लिप है, कोई चल रहा है या ऑडियो क्लिप है, आप उनकी वहाँ पर जो भी बातें चल रही है उसको आप अच्छी तरह से सुनिए और लक्ष्य भाषा में आपको आपको रूपांतरण करने के लिए कहा जाएगा। मान लीजिए हिंदी में कोई भाषण चल रहा है, हिंदी में कोई भी ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप चल रहा है, तो उसको आपको सुनना है और आपको 5 मिनट आपको उसके लिए दिए जाएंगे। 5 मिनट तक आपको व्याख्या देना है, व्याख्या करना है आपको। क्या हिंदी है तो आपको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करके बताना है। ट्रांसलेट कहने का मतलब शब्द प्रति शब्द नहीं, बस आपको आशय बताना है, ठीक है, आपको व्याख्या करना है, इसलिए यह अनुवाद नहीं है। ओके, तो वो आपका साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट होता है, उसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है और आपको उसमें अच्छा करना होता है। तो यदि आप उसमें भी चयनित हो जाते हैं तब अंतिम जो चरण होता है वह होता है साक्षात्कार का। और उस साक्षात्कार के चरण में पहुंचने पर आप तो पहले से ही काफ़ी अनुभवी हो चुके रहते हैं, तो इसलिए साक्षात्कार आपके लिए एक आसान सा चरण हो जाता है। तो और आपका जो चयन जो होता है अंतिम रूप से, वह चारों ही परीक्षाओं में जो भी अंक आपको मिलते हैं, सारे तरह के अंकों को जोड़ करके यदि आप कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, कट ऑफ को यदि आप पार करते हैं, तब आप अंतिम रूप से वहाँ पर चयनित हो जाते हैं। अब फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि ये जो चरण है, 4 जो चरण है, 4 चरणों की तैयारी आप किस तरह से करेंगे और कैसे आप जो है सो इस एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको यह जानना है कि पहला जो चरण, जैसा कि मैंने कहा था कि पहला जो चरण है वो आपका है वक्तृत्व का चरण, वक्तृत्व की परीक्षा। वक्तृत्व की परीक्षा क्या होती है? वक्तृत्व की परीक्षा दरअसल आपका व्याख्यान है ना। आप किस तरह से व्याख्यान देते हैं, आप किसी भी शीर्षक को किस तरह से डील करते हैं, इस पर वो आधारित होता है। इसमें ये जो परीक्षा जो होती है, ये जो चरण जो होता है वह 200 अंकों का होता है, ठीक है। 200 अंकों की यह परीक्षा 100 अंकों में यहाँ पर विभाजित है। 100 अंक जो है ना हिंदी वक्तृत्व के लिए है और 100 अंक जो है ना अंग्रेजी के वक्तृत्व के लिए है। 100 अंक जो हिंदी के वक्तृत्व के लिए है या अंग्रेजी के वक्तृत्व के लिए है, दोनों के लिए आपको 3-3 मिनट का समय मिलेगा। और जो भी शीर्षक का आपको मिलेगा वो 7 शीर्षकों में से कोई एक होगा और आप ही को चुनने का विकल्प प्राप्त होंगे। वहाँ पर आपको 7 विकल्प में एक विकल्प को चुनिए। मान लीजिए हिंदी के शीर्षक है तो हिंदी के शीर्षकों में एक विकल्प को चुनिए आप अपनी इच्छा अनुसार, और उस शीर्षक पर, उस चुने गए शीर्षक पर आपको 3 मिनट बोलना है लगातार, ठीक है। और अंग्रेजी में भी बस वैसा ही आपको करना है कि 7 विकल्प आपको मिलेंगे, एक विकल्प आपको चुनना है और उस विकल्प पर आपको 3 मिनट तक व्याख्यान देने हैं अंग्रेजी में। तो इस तरह से आपको इस चरण में आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। अब जानते हैं कि इस चरण के लिए आपको कौन कौन से मापदंडों का अनुसरण करना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे मापदंड है जो जिसके आधार पे आप इस चरण में, इस पहले चरण में आप चयनित हो सकते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन है, जैसा कि विज्ञप्ति में यह इस चीज़ का वर्णन है कि आप का के ओरेशन में सबसे पहला देखा जाएगा कि आप कितना धारा प्रवाह है। आप हिंदी में बोल रहे हैं तो कितना धारा प्रवाह आप हिंदी बोल रहे हैं, कितना आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो ये सबसे पहला मापदंड है, सबसे पहला पैरामीटर है। और जो दूसरा जो पैरामीटर या मापदंड है वह है लैंग्वेज कंटेंट। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, ओरेशन दे रहे हैं, आप किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस तरह के वाक्यों का चयन कर रहे हैं, और क्या आप कुछ मुहावरेदार अभिव्यक्तियों का भी प्रयोग कर रहे हैं, कुछ विशेष तरह के आप स्लोगन्स का भी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, कुछ कोटेशंस का भी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो इतनी तमाम तरह के चीज़ें आपके लैंग्वेज में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके आधार पे आपको अंक मिलते हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज कंटेंट। और तीसरा जो होता है आपका जो मापदंड वहाँ पर होगा वह होगा स्टाइल, अर्थात शैली। फ्रेंड, आप चूंकि वहाँ पर ओरेशन दे रहे होंगे, आप वहाँ पर भाषण दे रहे होंगे, आपको वहाँ पर उसी शैली में अपनी बात को रखना है, उसी शैली में उस शीर्षक से संबंधित बातें करना है, ठीक है। आपका जो मोड होना चाहिए वह रीडिंग मोड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस पढ़ रहे हैं, आप कई तरह के आप जो है ना हेजिटेशन लिए हुए हैं
और बैबलिंग कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं, धारा प्रवाह उस तरह से नहीं आ पा रहा है आपकी बात में, तब आपको इस तरह से कम अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए शैली आपकी जो होनी चाहिए वह ओरेशन की शैली होनी चाहिए, वो भाषण की शैली आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पैरामीटर। और जो नेक्स्ट पैरामीटर है वह है आपका स्टाइल के बाद आपका आ जाता है प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट, उच्चारण और आपका पिच। आप ज़्यादा तेज़ आवाज़ में तो नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा आपका जो टोन है वो दबा हुआ तो नहीं है ना, और आपका उच्चारण कैसा है। जनरली यह देखा जाता है कि यदि आप किसी क्षेत्र विशेष से आते हैं तब क्षेत्रीयता का प्रभाव हम लोगों की भाषा पर पड़ता है। तो क्या आप क्षेत्रीयता के प्रभाव में हैं, आपकी भाषा, क्या आप क्षेत्रीयता का प्रभाव लिए हुए हैं क्या? तो इस पर भी जांच होती है। यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मापदंड होता है और इस मापदंड के लिए भी पहले से अंक निर्धारित होते हैं। और नेक्स्ट जो है आप लोगों का वह है मटेरियल कंटेंट। आपने जिस शीर्षक को चुना है उस शीर्षक से संबंधित आपका कंटेंट क्या है ना, कि आपने शीर्षक को कितना प्रासंगिक तरीके से आपने उसको पेश किया है ना, उसको प्रेजेंट किया जो एग्जामिनर्स है उनके समक्ष में आप किस तरह से उसको पेश किया। ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है, आपकी जो विषय वस्तु है वो कहीं अप्रासंगिक तो नहीं हो गया, वो कहीं भटक तो नहीं गया मेन शीर्षक से, तो इस पर आपको मार्क्स मिलता है। और जो अंतिम जो मापदंड है, अंतिम जो पैरामीटर है वह है आपका वॉइस का, आवाज़ का। आपकी आवाज़ कैसी है, आपकी आवाज़ में मिठास है कि नहीं। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए कि आप जो भी बोलते हैं तो उसमें कुछ वज़न होना चाहिए, आपकी आवाज़ में दमखम होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आप ब्लैटेंट हो, काफ़ी ऊंचा स्वर में आप बोल रहे हैं, काफ़ी श्रीक हो, जो कर्णप्रिय ना हो, कर्णपटु हो। तो ऐसी स्थिति में आपको, यदि आप कर्णपटु आपकी वॉइस है, आपकी आवाज़ है, तो ऑब्वियसली आप कम अंक के वहाँ पर हकदार होंगे। तो इतने तरह के मापदंड पर आपको काम करने पड़ते हैं। तो ये जो चरण है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आप एसएससी जेएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तब आप तो निबंध के लिए भी तो तैयारी कर रहे हैं ना। तो निबंध के लिए तो आप अलग अलग तरह के शीर्षकों को उठाते हैं और फिर उस पर आप लिखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो आप लिखते हैं उसी को यहाँ पर बोलना है, बोलने का अभ्यास करना है। तो कहा जाए तो काफ़ी मेल खाता है, वहाँ लिखित है तो यहाँ पर आपको मौखिक रूप से अपने ज्ञान को वहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो पहला चरण मुझे नहीं लगता है कि एसएससी जेएसटी वाले कैंडिडेट के लिए काफ़ी मुश्किल भरा चरण हो सकता है। यदि आप पहले चरण में यदि आप चयनित हो जाते हैं तो दूसरे चरण को जाते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, वो रिटेन की परीक्षा होती है और वो उस परीक्षा में क्या आपको मिलता है कि 3 तरह के विषय आपको, 3 तरह के पेपर्स आपको देने होते हैं और वो बहुवैकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होता है, जिसमें कि 50 अंक का आपका हिंदी होगा, 50 अंक का अंग्रेजी होगा और 50 अंक का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर आपके प्रश्न होंगे। 150 अंक के इस तरह के आपके वो प्रश्न पत्र होंगे और आपको उसमें अच्छा करना है। और मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी आपकी ख़राब परफॉर्मेंस रह सकती है, क्योंकि आप एसएससी जेएसटी की तैयारी कर रहे हैं होंगे, तब आपके पास हिंदी का ज्ञान तो होगा ही होगा और आपका अंग्रेजी का भी ज्ञान होगा। ओके, और जहाँ तक बात है कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की बात है, तो उसमें आपके जो प्रश्न जो होते हैं उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, उतना भी मुश्किल भरा नहीं होता है। आप चूँकि आप निबंध के लिए जिस तरह के आप टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे होंगे, मैगज़ीन से पढ़ रहे होंगे, तो इस तरह से आप कई तरह के घटनाओं पर और घटनाक्रम के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, तो उन्हीं घटनाओं पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। और इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि द्वितीय चरण में भी आप के लिए ये मुश्किल भरा चरण होगा। और उसी चरण में आपका जो दूसरा जो पेपर होगा वो होगा विवरणात्मक होगा, जिसमें कि आपको
अंक आपके लिए निर्धारित है। 50 अंक क्या है कि अनुवाद के लिए यहाँ पर समर्पित है, ये इस पेपर में आप देखेंगे। और जो पैसेज जो आपको मिलता है अनुवाद करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए जो मिलता है वह 200 शब्दों से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। लगभग 400 से 450 शब्दों के बीच में आपको अनुच्छेद मिलेगा, बस उस अनुच्छेद का आपको अनुवाद करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये द्वितीय चरण भी आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए आप इस एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार ज़रूर करिए। ओके, और यदि आप इसमें चयनित तो होते हैं तब आप फिर तीसरे चरण में जाते हैं। तीसरा चरण जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, तीसरा जो चरण है वो क्या है, वो क्या है, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट है। साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट होता क्या है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है तत्क्षण, तुरंत। यदि आपको एक वीडियो क्लिप मिला है सुनने के लिए तो आप उसको सुनिए अच्छी तरह से, और फिर आपको 5 मिनट तक उसकी व्याख्या करना है। यदि वो वीडियो क्लिप अंग्रेजी में है तो आपको हिंदी में व्याख्या करना है। यदि आपको वो वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप आपको हिंदी में मिला है तो आपको अंग्रेजी में उसकी व्याख्या करना है। यह कहा जाए तो पूर्ण रूपेण यह अनुवाद नहीं है, यह सिर्फ क्या है कि भावना का, वहाँ पर भाव का रूपांतरण है। तो इंटरप्रेटर का वहाँ पर आपको काम सौंपा जाएगा, दुभाषीय का वहीं पर फीलिंग आपको आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जब तीसरे चरण में यदि आप पहुँच जाते हैं तो खुद जो विभाग है, जो चयन जो विभाग है, चयन करने वाली जो विभाग है, वह आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका सफल चयन हो इसके लिए वह ट्रेनिंग भी बाकायदा आपको देती है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस चरण में या आपको किसी भी तरह का कोई समस्या आने वाली है, इसलिए आप इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर खुद को तैयार करिए। और ये जो एग्ज़ाम होता है वह ओरेशन टेस्ट के ही भांति थोड़ा सा होता है, और इसमें भी आपकी शैली देखी जाती है, भाषा देखा जाता है, आपका एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन, इसके बाद लैंग्वेज कंटेंट, किस तरह से आप धारप्रवाह बोल रहे हैं, हिंदी हो या चाहे अंग्रेजी हो, है ना, ये चीज़ देखा जाता है। और इसके लिए आपको 5 मिनट का समय मिलता है। 5 मिनट में आपको बोल देना है जो भी आप दुभाषीय का वहाँ पर जो भी रोल करेंगे, ठीक है। और जो इसमें, और इसके लिए 200 अंक निर्धारित है। 200 अंकों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करना है। इसके बाद फिर अंतिम जो आपका पायदान है, अंतिम जो चरण है इस एग्ज़ाम का, वह है आपका साक्षात्कार का। साक्षात्कार यदि आप इन 3 चरणों में यदि आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये चौथा चरण आपके लिए मुश्किल भरा होगा। यह 50 अंक का होगा। मेरे ख्याल से यह एक औपचारिकता ही होगी, क्योंकि आपके पास उस समय तक 3 चरणों तक पहुंचते पहुंचते आपके पास इतनी योग्यता तो जरूर आ जाती है कि आप अच्छा बोलना प्रारंभ कर देते हैं। आपका व्यक्तित्व में काफ़ी अच्छा खासा विकास भी देखने के लिए तब तक मिल जाता है। तो ये 4 चरण है, और चारों चरण मेरे ख्याल से किसी भी तरह से आप लोगों के लिए समस्या उत्पन्न नहीं कर सकता है। आप एसएससी जीएसटी के लिए है, आप जेटीओ परीक्षा के लिए है, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए भी सोच सकते हैं। अब जानना है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आपको बस बोलना है, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप जोर से पढ़िए, और जो भी आप निबंध तैयारी कर रहे हैं तो उस निबंध को आपको बोलना है, जोर से बोलना है, और उसका व्याख्या भी अपनी भाषा में करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो लिखने के साथ साथ आपको बोलने का प्रयास दोनों करना है। इसमें बस बोलना है और लिखना है। ये 2 चीज़ों पर यदि आप अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है आपके लिए किसी भी तरह से डिफ़िकल्ट है। आप इस एग्ज़ाम के लिए बने हैं, आप इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर जाइए। और इस एग्ज़ाम से संबंधित यदि आपको किसी भी तरह का कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप ज़रूर मेरे से ले सकते हैं। मैं शनिवार को और रविवार को 9:15 बजे गूगल मीट पर मैं मिलता हूं, और वहां पर वो क्या है, ओपन लिंक है, वो आप उस एक्सटर्नल लिंक के थ्रू से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको कई तरह के कैंडिडेट्स मिलेंगे जो कि इस तरह के टेस्ट के लिए वहाँ पर रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। आपको भी वहाँ पर आकर के अपने इस पहले चरण के लिए ओरेशन टेस्ट, जो कि सबसे बड़ा चरण है, और उस चरण के लिए आपको वहाँ पर परफॉर्म करना है,
ठीक है। आप ये लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक आप जो है ना सो हमारे एप्लीकेशन आनंदम ट्यूटोरियल्स के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। अब वहाँ से आप हमारे एक सदस्य बन जाइए, एक सब्सक्राइबर बनिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहीं पर आपको लिंक मिल जाता है और फिर वहाँ से आप डायरेक्ट आप जुड़िए और इस तरह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। आशा करते हैं कि आपको इस नए विकल्प से संबंधित अच्छी खासी ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी। आप इस एग्ज़ाम के लिए भी सोचना प्रारंभ कर दिए होंगे, क्योंकि सोचिए तो बड़ा सोचिए। बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी आप यदि करते हैं तो छोटे एग्ज़ाम की तैयारी स्वतः हो जाती है। इसीलिए उस बड़े एग्ज़ाम की तैयारी आज से करना शुरू कर दीजिए। कहा जाए तो अभी से शुरू कर दीजिए उसकी तैयारी करने के लिए। तो देखिएगा कि आपका ये जो छोटा एग्ज़ाम है एसएससी जीएसटी वो आपके लिए बहुत बहुत ही आसान हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में, जहाँ पर हम लोग कुछ अन्य तरह के इन्फॉर्मेटिव चीज़ों पर बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।